नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट घुस चुकी है और उन्होंने कहा है कि इजरायली जो एट्रोसिटीज हुई थी 2014 में, उसके ऊपर अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। तो हम लोग आज इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। क्या आईसीसी का जुरिस्डिक्शन है इजराइल और पैलेस्तीन के इशू के ऊपर, क्या ये केस है, क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को पता है इजराइल पैलेस्तीन का इशू। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एनी टाइम सिंपली सर्च फॉर इजराइल पैलेस्तीन इशू ऑन स्टडी आईक्यू, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट अगर संक्षिप्त में मुझे बताना है, देखिए इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इट अराइजेस बिकॉज ऑफ अरब्स वर्सेस ज्यूस। 20th सेंचुरी से ही जायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। जायनिस्ट मूवमेंट मतलब वर्ल्ड के जितने भी ज्यूस थे वो धीरे धीरे पैलेस्तीन जाना शुरू हुए थे, क्योंकि पैलेस्तीन में जेरूसलम जो सिटी है, ज्यूस भी मानते हैं कि वो उनके लिए होली सिटी है, अरब्स के लिए तो होली सिटी है ही। इसके बाद अगर हम लोग विश्व युद्ध 2 की बात करें, विश्व युद्ध 2 में हिटलर की एट्रोसिटीज की वजह से, हिटलर की पॉलिसीज की वजह से ज्यूस को परसिक्यूशन सहना पड़ा था। इससे जब एक्सोडस हुआ बहुत सारे ज्यूस का, तो वो जगह जगह से, दुनिया के बहुत सारे भागों से वो निकले, यूरोप से भी ज्यादातर निकले और वो सेटल हुए पैलेस्तीन में। और इवेंचुअली 1948 में एक ज्यू देश बना, उसका नाम था इजराइल, राइट। तो इस चीज के बाद अरब्स और ज्यूस के बीच में हमेशा तनावनी चलती है और आज भी यही एक मुद्दा है। और ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज रेफर टू अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन इजराइल पैलेस्तीन इशू, जो हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपको ये डाउट है, कोई सवाल है। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड आवर ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, खबर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट एक्यूजेशंस ऑफ वॉर क्राइम्स इन इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज। जैसे ये डिसीजन आया तो इजराइल ने इसका खंडन किया है, लेकिन पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स ने इसे वेलकम किया। पैलेस्टीनियन लीडरशिप इज वेरी हैप्पी एंड दे आर आस्किंग दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शुड इन्वेस्टिगेट एंड क्लोज दिस मैटर वेरी वेरी सून, राइट। अब क्या हुआ इस चीज के बाद हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे। देखिए आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये सेटअप हुआ था 1988 में रोम स्टैट्यूट के अंडर, जहां पे 120 स्टेट्स थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया टू ब्रिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। 2002 में इवेंचुअली 60 स्टेट्स ने इसको रैटिफाई किया और ये एक्शन में आ गया। यानी कि 2002 के बाद अगर कोई भी इशू हो जाए, कोई भी क्राइम कमिट किया गया 2002 के बाद, उसके बाद ये लोग एक्शन ले सकते हैं। यानी कि रेट्रोएक्टिव जुरिस्डिक्शन इनके पास नहीं है, कमीशन ऑफ एक्ट के बाद वो कर सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2 वर्किंग लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और फ्रेंच, और इनका हेडक्वार्टर्स है हेग, नेदरलैंड में। और ये जो आईसीसी है रोम स्टैट्यूट के अंडर जो आता है, ये इनका जुरिस्डिक्शन किन क्राइम्स पे है? जेनोसाइड, नरसंहार, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, राइट। इन चीजों पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं और सजा दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को। याद रखिए, इंडिविजुअल्स को। और आपको याद रखना है कि इंडिया, इजराइल, यूएसए और चाइना इस रोम स्टैट्यूट के भाग नहीं है, तो दे डू नॉट एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और सबसे जरूरी चीज आपके लिए यह है, इस आईसीसी और आईसीजे के बीच अंतर जानना। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत पुरानी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी 1946 में सेटअप हुई थी, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक्शन में आई रैटिफाई होने के बाद 2002 में, राइट। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आईसीसी। और आपको याद रखना है दोनों का भी हेडक्वार्टर हेग द नेदरलैंड में है। और सबसे मेन डिफरेंस है कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, वहां पे पार्टीज होती हैं देश, और उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी भी है या फिर कोई कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन 2 कंट्रीज। लेकिन आईसीसी में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, दोज हु आर responsible for war crimes, genocide,
क्राइम्स ऑफ अग्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये दोनों अंतर है, आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इन चीजों के ऊपर अगर विकल्प आ जाएंगे, ऑप्शंस में आएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। विद दिस बैकग्राउंड लेट्स कम बैक टू द केस। अभी वाला जो डिस्कशन हो रहा है क्या हुआ, देखिए आईसीसी की जो प्रोसिक्यूटर है, चीफ प्रोसिक्यूटर फतह बेंसोदा, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन की थी पहले भी। यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने फतह बेंसोदा के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अगर आपको याद होगा, आईसीसी की प्रोसिक्यूटर है फतह बेंसोदा, उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए क्योंकि उन्होंने यूएस के ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन मेनी ऑफ द एरियाज वेयर यूएस इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स। अब फतह बेंसोदा ने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इजराइल के खिलाफ ओवर वॉर क्राइम्स इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। उन्होंने कहा है जो प्रोब होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कवर करेगी 2014 के बाद जब से वॉर हुआ है, क्योंकि 2014 जून से पैलेस्तीन ने एक्सेप्ट किया है, एक्सीड किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूल किया है कि जो एरियाज है वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम इन इजराइल, वो उनके जुरिस्डिक्शन में आ जाती है। और दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अब इन्वेस्टिगेशन किसके बारे में करेंगे, 2014 में 50 दिनों का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और पैलेस्तीन के बीच गाजा में। यहां पे इजराइल ने काफी बमबारी की थी, उस बमबारी में 2200 से भी ज्यादा पैलेस्तीनियों की मौत हुई थी। इजरायली साइड से 67 सोल्जर्स की डेथ हुई थी और 6 सिविलियंस वर किल्ड फ्रॉम इजराइल। तो इसके खिलाफ इजराइल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और जो भी इंडिविजुअल्स इस डिसीजन मेकिंग में थे उनके ऊपर केस चलेगा और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी, राइट, इंडिविजुअल्स को, याद रखिएगा, राइट। अब रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अनाउंस किया कि ये होगा, ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होगी, इजराइल ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी के इस डिसीजन को। इजराइल ने आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक्यूज किया है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई लीगल बेसिस नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोब का, और वो एंटी सेमिटिज्म कर रहा है, यानी कि एंटी ज्यूइश प्रोस्पेक्ट्स या एंटी ज्यूइश इंटेंशन से इस पर्टिकुलर केस को ले आ रहा है। पैलेस्टीनियंस ने इसको सपोर्ट किया है, उन्होंने काफी प्रेज किया है। पैलेस्टीनियन लीडर्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने लिया है उसको हेल किया, यानी कि उसकी तारीफ की है और कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए विक्टिम्स को जिनकी मौत हुई थी इन 2014। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सप्रेस किया है डिसअपॉइंटमेंट और ऑपोजिशन ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीजन। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर दिस पर्टिकुलर मैटर, इट इज अ मैटर बिटवीन दीज टू रीजन, दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब इसके बाद इजराइल का जो ऑफर आया था, जो हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इसको लिखा था रॉन माल्का ने। रॉन माल्का है एम्बेसडर ऑफ इजराइल इन इंडिया, और ये जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस आर्टिकल में उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है वो गलत है। वो कहते हैं कि इजराइल पैलेस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि सेंचुरी से चलता आ रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस ना सिर्फ इजरायलियों के मिले हुए, पैलेस्टीनियंस के भी इन्वॉल्व है, यानी कि पैलेस्टीनियंस हैव आल्सो सफर्ड, इजरायलीज हैव आल्सो सफर्ड बिफोर। तो इसीलिए जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो नेगोशिएशन से निकलना चाहिए, ना कि किसी क्रिमिनल प्रोसेस से, ना कि किसी क्रिमिनल कोर्ट से निकलना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है वो अनवारंटेड इंटरवेंशन है किसी एक फॉरेन कोर्ट का जिसको जुरिस्डिक्शन के पावर ही नहीं है। अगर आईसीसी ये करेगी, इट विल बी अ थ्रेट टू इजराइल्स सोवरेनिटी। इजराइल को थ्रेटन कर रहे हैं यहां पे, जबकि पैलेस्टीनियंस आर रिजॉर्टिंग टू टेररिज्म, उसको प्रमोट करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है या फिर डिसीजन है, वो एक्सट्रीमिस्ट के हैंड में प्ले कर रहे हैं, ये कहते हैं रॉन माल्का। इसके अलावा वो कहते हैं कि इजराइल को पता है कि जो भी ये ट्रेजेडी हुई है बिटवीन इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस, इसका दोनों के ऊपर परिणाम हुआ है। वो कहते हैं कि इजरायलीज भी सफरर्स रह चुके हैं, पैलेस्टीनियंस भी सफरर रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि ये इजराइल और पैलेस्टीन का आपस का मामला है और इस मामले को डायरेक्ट डायलॉग से हम लोग सुलझा सकते हैं। Now, this is the offer which has come from Ron Malka in this article which appeared in Indian Express, right? तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या ये केस चलेगा, अगर केस चलेगा, जो वर्डिक्ट आएगा, क्या उसे इजराइल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ओनली टाइम विल टेल दिस। बट इस पर्टिकुलर केस में कॉम्प्लिकेशन भी आ चुकी है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मिस फतह बेंसोदा जो है उनका टर्म एंड हो जाएगा जून 2021, राइट? तो
इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उनको सक्सीड कौन कर रहा है? उनको सक्सीड कर रहे हैं एक ब्रिटिश लॉयर करीम खान। अब पता नहीं है करीम खान का पोजीशन क्या रहेगा, करीम खान इस मैटर को परस्यू करेंगे नहीं करेंगे, ओनली टाइम विल टेल, बट नोबडी नोज खान्स पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, राइट? जब वो आएंगे, जब वो चीफ प्रोसिक्यूटर बनेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, तभी पता चलेगा इस केस का क्या होगा आगे चल के। इट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग दैट विल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इजराइल पैलेस्टीन इशू। ऑल्दो इजरायली ऑफिशियल्स ने क्लियरली क्रिटिसाइज कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है जहां पे प्रोसिक्यूटर बेसिकली अपने एंड टर्म में वो अटेम्प्ट कर रही है कि अपने सक्सेसर्स की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो भी सक्सेसर होंगे ये अब उनके ऊपर निर्भर करेगा कि ये एक्शन कंटिन्यू होगा या नहीं। अगर इस चीज पे कोई भी डेवलपमेंट आई है तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।